अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर। आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर के हवाले से, सेकंड चैप्टर के हवाले से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, और हम इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी को स्टडी करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसे आपको मैंने बताया था, क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। और क्रोमेटोग्राफी क्या थी, आपको बताया था कि कलर्ड राइटिंग को कहते हैं, और इसके अंदर हम पेपर यूज़ करके आज हम सेपरेशन करेंगे या प्योरिफिकेशन या आइसोलेशन करेंगे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स की। तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स जो आपके पास अवेलेबल होगा उसको आप किसी पेपर की मदद से, पेपर आम पेपर जो है लाइक फिल्टर पेपर हमारे पास होता है डिफरेंट पोर साइज में, तो हमने जो मिक्सचर लेना होता है, सैंपल लेना होता है, वो भी एक ख़ास कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स का होता है। लाइक डाइज को सेपरेट करना है आपने, या फिर आपने अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने पेपर का पोर साइज़ कौन सा सेलेक्ट करना है। वॉटमैन पेपर भी बहुत सारे पोर साइज़ में अवेलेबल है। सिंपल पेपर भी यूज़ किया जा सकता है, फिर इम्प्रेग्नेटेड पेपर, या फिर मतलब कि उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास वैरायटी आ जाती है, लोडेड पेपर्स आ जाते हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। बहरहाल हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल पेपर के साथ पढ़ेंगे। सिंपल पेपर के साथ जब क्रोमेटोग्राफी की जा रही होती है तो ये टेक्निक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्यों, वो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसमें आपके पास लिक्विड ही स्टेशनरी फेज़ और लिक्विड ही मोबाइल फेज़ है। आप रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड जो स्टेशनरी फेज़ है वो वाटर है, फिल्टर पेपर के पोर्स में मौजूद है, जबकि जो मोबाइल फेज़ है वो भी हमारे पास कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वन कंपोनेंट भी हो सकता है, टू कंपोनेंट भी हो सकता है, या मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स भी हो सकता है, लेकिन होगा वो ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर भी हो सकता है, तो वो भी हमारे पास लिक्विड है। तो ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, तो इसलिए इसका प्रिंसिपल पार्टीशन कहलाएगा। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज हमारे पास लिक्विड है जो कि पेपर के अंदर मौजूद है। जो हमने सॉल्वेंट तैयार करना होगा उसको पहले से टेस्ट कर लिया जाएगा, हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक लिक्विड हमारी मोबाइल फेज के तौर पर काम करेगा। अब हमने जब क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करनी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो हमारे पास 3 डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। एक असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, दूसरी डिसेंडिंग और तीसरी रेडियल। ठीक है, तो ये 3 बेसिक टेक्निक्स हैं। इनसे आगे हमारे पास और एडवांस टेक्निक्स भी हैं कि हम असेंडिंग डिसेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना। तो हमारे पास यहाँ पर मोबाइल फेज नीचे एक पूल के अंदर, एक कंटेनर के अंदर मौजूद होता है, जिसको क्रोमेटोग्राफिक जार कह सकते हैं आप। ठीक है, और पेपर इसके अंदर हैंग किया जाता है। इस तरह से हैंग करते वक्त हमने अपना स्पॉट जो लगाया होता है, जो सैंपल का स्पॉट होता है, वो मोबाइल फेस के अंदर डिप नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल फेज यहाँ से एंटी ग्रेविटी ऊपर की तरफ केपलर रिएक्शन की तरफ की वजह से मूव करेगी, और 3/4 लेंथ तक जब पहुँचेगी तो हम इसको निकाल कर अपनी जो कंपोनेंट्स हैं, जो अलग हुए हुए कंपोनेंट्स होंगे, उनकी आरएफ वैल्यू मालूम कर लेंगे और उनको एनालाइज कर लेंगे। ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इसके बाद जो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में हम जो ट्रफ लेते हैं या जो कंटेनर लेते हैं जिसमें मोबाइल फेज होती है, वो ऊपर होता है, ये ब्लैक कलर में शो किया गया है। ठीक है, और पेपर आपका जो हैंग कर रहा होता है वो उल्टा होता है, यानी कि आपने स्पॉट यहाँ पे लगाया हुआ है और उसने नीचे की तरफ रन करना है। ठीक है, तो डेवलपिंग सॉल्वेंट इस टैंक से इसके अंदर आएगा, इस कंटेनर के अंदर आएगा, और यहाँ से पेपर के ऊपर फ्लो करेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास कैपलर रिएक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों फोर्सेस जो हैं वो इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और कंपोनेंट जो है वो इस तरह रिजॉल्व होगा कि नीचे की तरफ उसके स्पॉट बनेंगे। रेडियल क्रोमेटोग्राफी जो थर्ड टाइप है, रेडियल का मतलब होता है सर्कुलर, इसको सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। इसमें आप जो है स्पॉट लगाते हैं सेंटर में, फिल्ड पेपर के बिल्कुल सेंटर में लगता है स्पॉट, और इसको फिर साइड की तरफ ये अपने रेडियस में मूव करता है चारों तरफ। ठीक है, पेट्री डिश के अंदर हम इस तरह से सॉल्वेंट डाल लेते हैं,
पेट्री डिश के ऊपर ये गोल सर्कुलर पेपर रख दिया जाता है, जिसके सेंटर में आपने एक सर्कल ड्रॉ करके यहाँ पे स्पॉट लगाया होता है। इसके सेंटर में जो एक छोटा सा सुराख होता है, उसके अंदर से एक विक या बत्ती गुजारी जाती है जो मोबाइल फेज में डिप हुई होती है, और उसकी मदद से सॉल्वेंट चारों तरफ ट्रेवल करता हुआ इन जो सैंपल की स्पॉट्स हैं उनके कंपोनेंट्स को रेडियल डायरेक्शंस में अलग अलग करता जाता है। ठीक है, लेकिन आज जो हमारे सिलेबस में टेक्निक है हम उसको पढ़ेंगे, दैट इज असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी सिंपल है, आपको बताया कि ये एंटी ग्रेविटी मूवमेंट है मोबाइल फेज की। मोबाइल फेज नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। मोबाइल फेज को हम सिंपली सॉल्वेंट भी कह देंगे। ठीक है, सॉल्वेंट की मूवमेंट क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ, और आपका कंपोनेंट जो है पेपर के ऊपर लगाया जाएगा। करना क्या होगा, आपने पेपर को अलग से आपने ले लेना है और उसके ऊपर नीचे से कुछ फासले के ऊपर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर एक पेंसिल से लाइन लगा देनी है यहाँ पर, और उस लाइन के सेंटर में आपने मिक्सचर का स्पॉट लगाना है। मिक्सचर जो है आपके पास वो फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स का है, या फिर आपने इंक्स का मिक्सचर ले लिया, डाइस का मिक्सचर हो गया आपके पास, तो आपने फॉर एग्जांपल रेड और ब्लू को मिक्स कर दिया, रेड ब्लू इंक को मिक्स कर दिया, तो अब आपके पास दो कलर की इंक्स मिक्स हैं, उनका आप किसी एक सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्वेंट जो है वो आप चूज कर लेंगे कि क्लोरोफॉर्म के अंदर आप कर सकते हैं, एसीटोन के अंदर कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर कर सकते हैं, किसी के अंदर भी आपने उसका मिक्सचर तैयार कर लिया। अब उसके अंदर से एक माइनर सा स्पॉट कैपिलरी ट्यूब की मदद से आपने यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, जब वो ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसको टैंक को तैयार करना है, जो आपके पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक है। क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर ऊपर आप इस तरह से थ्रेड या कोई भी क्लिप्स वगैरह कुछ भी आपके पास अरेंजमेंट हो सकती है हैंग करने के लिए। नीचे आपने सॉल्वेंट या मोबाइल फेज जो है वो मुनासिब मिकदार में डाल लेनी है, और इसको लिड लगाकर सैचुरेट होने के लिए या होमोजेनाइज होने के लिए रख देना है। यानी अभी कंटेनर के अंदर फिल्टर पेपर नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट मौजूद होगा, और आप इसके एटमॉस्फेयर को होमोजेनाइज करेंगे, यानी इसके अंदर के एटमॉस्फेयर में सारे वेपर्स उसी सॉल्वेंट के भर जाएं। कुछ देर के बाद आप इसको खोलेंगे और उसमें आप ड्राइड जो स्पॉट है उसके साथ जो फिल्टर पेपर है वो उसको आप हैंग कर देंगे इस तरह से। अब हैंग आपने इस तरह से करना है कि इसका जो नीचे वाला एंड है पेपर का वो 5 to 6 मिलीमीटर नीचे से वो डिप हो जाए मोबाइल फेस के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन ये स्पॉट हरगिज पेपर के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये सारा मोबाइल फेस के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा और आपकी कोई क्रोमेटोग्राफी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इसको स्ट्रेट होना चाहिए, ना इस पेपर को बॉटम के साथ टच करना चाहिए और ना ही साइड्स के साथ टच करना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपने कवर कर देना है और 40 to 45 मिनट्स वेट करना है जब तक कि सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर राइज नहीं कर जाता, ट्रेवल नहीं कर जाता 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ पेपर तक, तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, जब यहाँ तक ट्रेवल कर जाएगा तो आप इसको निकाल लेंगे, इसमें से सेपरेट कर लेंगे। जहाँ तक ये ट्रेवल किया इसको ड्राई करके यहाँ पर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इसका डिस्टेंस नोट कर लेंगे फ्रॉम दिस बॉटम लाइन जो यहाँ आपने पेंसिल से ड्रॉ की थी। ठीक है, ये इसका y सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। अब जो आपके कंपोनेंट्स थे इस मिक्सचर के अंदर, वो कंपोनेंट्स आपको यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर दिखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें जिस तरह से इस पेपर के अंदर है आपको ये इस तरह से डिफरेंट स्पॉट्स नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पर ये बॉटम लाइन थी जिसके ऊपर मुख्तलिफ स्पॉट्स लगाए गए। ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि मिक्सचर को आप सिर्फ लगा दें, जिस तरह मैंने आपको पिछली डायग्राम में दिखाया कि एक ही आपने मिक्सचर सेंटर में लगाया और उसके सेपरेट कर लिए कंपोनेंट्स को। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मिक्सचर को सेंटर में लगाएं और उसके रेफरेंस को, यानी उसके अंदर आपको पता है कि आपने कौन कौन सी इंक्स मिक्स की हैं, तो उन इंक्स को अलग अलग, ब्लू को इधर स्पॉट लगा दिया आपने, ग्रीन को इधर स्पॉट लगा दिया आपने, तो उनके स्टैंडर्ड स्पॉट साइड पे लगा दिए। ठीक है, तो उनको भी ट्रेवल कराएंगे और अपने कंपोनेंट को भी ट्रेवल कराएंगे। कंपोनेंट में दो आपके पास स्पॉट्स बनेंगे जबकि उनके अंदर आपके पास एक एक स्पॉट बनेगा, जिसके ज़रिए आप रेफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि आपके जो स्पॉट है, मिक्सचर स्पॉट है, उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट किसके साथ मैच कर रहा है, उसकी RF वैल्यू। ठीक है,
अच्छा, जब आपके पास ये कलर्ड स्पॉट्स आ जाते हैं तो अब ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो आपने निकाला अपने जार से, इसको हम क्रोमेटोग्राम कहेंगे। नाउ इट इज़ नो मोर पेपर, इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ठीक है, यानी फिनिश्ड क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम, या फिर पेपर ड्राइड पेपर हैविंग पैटर्न ऑन इट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर अब कलर्ड हैं स्पॉट्स तो हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। लेकिन अगर कलर्ड स्पॉट्स नहीं आते आपके पास इनविजिबल स्पॉट्स हैं कि स्पॉट्स तो बने होंगे लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे, तो फिर आपको किसी फिजिकल या केमिकल मेथड से उनको विजिबल करना है। ठीक है, अब उसमें फिजिकल मेथड्स में तो यूवी लाइट और ये वो बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। केमिकल मेथड्स में हम कोई केमिकल रिएजेंट ऐसा उसके ऊपर स्प्रे करेंगे जिससे वो कंपोनेंट कलर्ड कंपोनेंट में बदल जाए। ठीक है, तो दोनों तरीकों से कर लिया जाता है उसको, यानी कि हम विजिबल करते हैं स्पॉट्स को। जो आपके स्पॉट्स बने उनको पहले आपने विजिबल कर लेना, उसके बाद आपने उनकी आरएफ वैल्यू मालूम करनी होती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करने के लिए। अब आरएफ क्या चीज़ होती है? आरएफ इज़ द रिटार्डेशन फैक्टर और रिटेंशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर को मालूम करने का तरीका ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने जो कंपोनेंट जिसको आपने सेपरेट कराया है वो आपने यहाँ पे लगाया था नीचे, तो अब उसके अंदर उसकी बेस लाइन से उसका जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? वो x कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इसका यहाँ से डिस्टेंस जो है ओरिजिनल स्पॉट से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा? x। और जो हमारा सॉल्वेंट टोटल ट्रेवल किया था वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया था, दैट इज़ द डिस्टेंस y। तो अगर हम x को ऊपर रखकर y को नीचे रखें, ठीक है, या फिर मैं आपको कहूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट x है। ठीक है, कि जो कंपोनेंट ने ओरिजिनल डिस्टेंस ट्रेवल किया ओरिजिनल स्पॉट से वो ऊपर रखा है आपने, और नीचे आपने रखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, यानी कि सॉल्वेंट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसी ओरिजिनल स्पॉट की लाइन से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? y। तो x ओवर y से आप कैलकुलेट कर लेंगे आरएफ वैल्यू फॉर दिस स्पॉट। इसी तरह इसमें इस स्पॉट के जो कंपोनेंट हैं उनके लिए मतलब कि जहाँ पे भी इसका स्पॉट बना होगा, फॉर एग्जांपल सी का यहाँ पे बना है, तो इसका भी जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पॉट है ओरिजिनल स्पॉट से कंपोनेंट का डिस्टेंस वो ये है z है फॉर एग्जांपल, और टोटल मोबाइल फेस का जो डिस्टेंस है वो इसी लाइन से दैट इज़ y। तो इस तरह z ओवर y से इस कंपोनेंट का भी आपके पास आरएफ वैल्यू आ जाएगी। इन आरएफ वैल्यूज़ को हम लिटरेचर सर्वे से मालूम कर सकते हैं कि किन किन कंपोनेंट कौन से कंपाउंड्स हैं ये जिनका एग्जैक्टली ऐसा ही आरएफ वैल्यू होता है इन्हीं कंडीशंस के अंदर, यानी यही टेम्परेचर और यही मोबाइल फेस वगैरह यूज़ करके। ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसीजर पेपर क्रोमेटोग्राफी। सिंपल सा है, आप इसे घर में भी कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ इंक्स तैयार करके आप मतलब कि आम पेपर से भी इसको कोशिश करके देख सकते हैं कि एक बीकर में आप मोबाइल फेस के तौर पर यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने लेना है, तो आप मतलब कि उसमें अल्कोहल ले लें, कुछ भी रेक्टिफाइड सेपरेट आप सेपरेट मंगवा कर वो डाल लें, और उसके साथ फिर आप पेपर के ऊपर लाइन ड्रॉ करके स्पॉट लगाकर उसको ट्रेवल कराएं। जो रिज़ल्ट आएगा आप मुझे व्हाट्सएप में शो कर सकते हैं और आरएफ वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिखाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अब हम यूजेस की तरफ आते हैं। क्रोमेटोग्राफी के यूजेस क्या होते हैं? ये आमतौर पर मैंने आपको पहले ही बताया, सेपरेशन, आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में यूज़ होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर। तो इसके अंदर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस करते हैं। जो हमने आपके साथ डिस्कस किया अभी हमने, वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो असेंडिंग टेक्निक हमने पढ़ी दैट इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, दैट इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जो इसके अलावा इसके और क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ यूज़ हो सकता है? तो ये ड्रग्स में सेपरेशन कर सकते हैं हम, इसके मिक्सचर्स की सेपरेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, एंटीबायोटिक्स और प्रोटीन्स वगैरह को सेपरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है, ड्रग्स के अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज़ को या फिर किसी और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें इम्प्योरिटीज़ को तलाश किया जा सकता है इसकी मदद से।
एनल मेटाबोलाइट्स ऑफ ड्रग्स जो हैं ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर, यानी जिस तरह आप लैब टेस्ट देते हैं ब्लड के, यूरिन के, उनके लिए भी ये टेक्निक अप्लाई की जा सकती है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल सी टेक्निक है, रैपिड है, तेज़ी से हो जाती है, कोई ख़ास कॉस्ट नहीं इस पे आती, इनएक्सपेंसिव है और एक्सीलेंट रिजॉल्विंग पावर है। यानी बहुत थोड़ी 0.1 माइक्रोग्राम्स में भी अगर कंपाउंड मौजूद है तो वो भी सेपरेट किया जा सकता है और 1000 माइक्रोग्राम्स तक भी सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है। इसमें आपने जो प्रिकॉशन एक जो जहन में रखनी है वो ये है कि जहाँ आपने वेपर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी पहले से इंश्योर करनी होती है। बहरहाल ये आपके भी सिलेबस के स्कोप से बाहर है, तो आपके लिए बस इतना काफ़ी है कि एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को तैयार कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आप इसकी एक्सरसाइज को अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा इंशाल्लाह मैं उसके अंदर आपको एक टेस्ट भेजूंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, वो आपने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप में उसका रिज़ल्ट भेजना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।